So friends, this is fourth part of this chapter under which we'll discuss about the new administration. इस वाले पार्ट में एक बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल थे भारत के जिन्हें वॉरेन हेस्टिंग्स कहा जाता है, और ये जो है भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भारत की एडमिनिस्ट्रेशन में है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ये लेके आए। जो सबसे पहला रिफॉर्म था वो था प्रेसिडेंसीज का। तो बहुत बड़े भारत में बेहतर तरीके से रूल करने के लिए इन्होंने जितना भी इनका एरिया था उनको 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया। एक को कहा जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरे को कहा जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरे को कहा जाता है मद्रास प्रेसिडेंसी। जैसे भारत आज की डेट में 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, उसी प्रकार से इन्होंने जो है वो पूरे अपने एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। और इन प्रेसिडेंसीज को जो रूल करेगा ना उसका नाम था गवर्नर, है ना। और जो गवर्नर के ऊपर होता था जो कि पूरे भारत देश को गवर्न करेगा उनका नाम था गवर्नर जनरल, है ना। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल। और जो जैसे मैंने बताया था आपको रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या बनाया गया था 1765 में गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एट द नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल गवर्नर जनरल थे, है ना, लेकिन प्रेसिडेंसी के लेवल पर कौन थे, गवर्नर थे। इज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद में इन 1772 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो 2 प्रकार के कोड्स बनाए जाने लगे। एक को कहा जाता है क्रिमिनल कोड और दूसरे को कहा जाता है सिविल कोड। क्रिमिनल कोड को कहा जाता था फौजदारी अदालत और सिविल कोड को कहा जाता था दीवानी अदालत। तो ये जो क्रिमिनल कोड और सिविल कोड के बारे में और बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में, है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इन कैलकाटा, और उसके साथ साथ एक अपीलिंग कोर्ट भी बनाया गया कैलकाटा में ही, जिसको हम लोग सदार निजामत अदालत भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जुडिशरी में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए, है ना। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखो, जुडिशरी तो आपने बना लिया लेकिन रूल्स और रेगुलेशन भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसी रूल्स और रेगुलेशन को बनाने के लिए जो पंडित थे, जो मौलवीज थे, उनको कॉन्टेक्ट किया गया, है ना। तो जब पंडित जो है ना वो इंडियन लॉ को बना रहे थे तो बहुत सारे पंडित जो थे वो धर्मशास्त्र के बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, अलग अलग डिफाइन कर रहे थे, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन बढ़ गई थी, है ना। धर्मशास्त्र क्या होता है, धर्मशास्त्र मतलब कि धर्म, रिलीजन, और शास्त्र मतलब ज्ञान, है ना। तो धर्म का ज्ञान होता है धर्मशास्त्र मतलब, ठीक है। और इसमें आपके सोशल बिहेवियर और इसमें जो बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको सोसाइटी को फॉलो करना पड़ता है वो लिखा होता है। इसमें आपका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो भी इसमें मेंशन होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि धर्मशास्त्र बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पंडितों ने इनको बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है वो डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए इन 1775 ब्रिटिशर्स ने 11 पंडितों का एक पैनल बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हुए हिंदू लॉ को पास किया, हिंदू लॉ को बनाया। और इस हिंदू लॉ को जो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में किसने किया, नाम आपको याद होना चाहिए, H.B. हेलहेड ने। तो ये रहा पूरा हिंदू लॉ का कहानी। और इसी तरीके से मुस्लिम लॉ भी बनाया गया आफ्टर 3 years, दैट इज़ इन 1778। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस, दैट इज़ अबाउट कलेक्टर। तो कलेक्टर का जो पोस्ट है वो अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस ज़माने में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, है ना। जो कलेक्टर था वो वर्ड ही कलेक्ट से आया है ना, तो उनका मेन रोल क्या हुआ करता था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और जो कलेक्टर जो मतलब जहाँ काम करते थे ना उसे कहा जाता था कलेक्टरेट, है ना। और उस ज़माने में जो कलेक्टरेट था वो सिंबल ऑफ पावर हुआ करता था, सिंबल ऑफ पैट्रोनेज हुआ करता था, सिंबल ऑफ अथॉरिटी हुआ करता था। पैट्रोनेज मतलब क्या होता है कि आपको सभी तरफ से सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी कलेक्टर के बारे में भी आपको अब बहुत अच्छे से पता हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द कंपनी आर्मी, है ना। तो देखिए,
अभी तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुके थे, है ना, प्रेसिडेंसीज आपने देखा। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जुडिशरी में, अब वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएंगे आर्मी में भी, है ना। तो कैसे वो रिफॉर्म्स लेके आए, देखो जब मुगल्स थे ना, तो मुगल्स जो थे वो कैवलरी रखा करते थे, घुड़सवार रखा करते थे, जो कि घोड़े पर बैठकर बहुत तेज़ी से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते थे। लेकिन अभी जो ब्रिटिशर्स जिस टाइप का वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बर्मा में हो गया, इजिप्ट में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, तो ये एक डिफरेंट टाइप की लड़ाई थी जिसमें आपको इन्फेंट्री चाहिए। जो पैदल सेना है ना, इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, पैदल सेना, है ना, फुट सोल्जर्स, तो ये चाहिए। ताकि ये जो उस ज़माने के बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन्स हुआ करते थे, जैसे कि एक हुआ करता था मस्केट, है ना, जो हैवी गन था, और दूसरा हुआ करता था मैच लॉक। मैच लॉक पुराने ज़माने का गन हुआ करता था, जिसमें जो गन पाउडर होता था ना, उसको माचिस से जलाना पड़ता था, इसलिए इसको बोलते हैं मैच लॉक। तो इसको बहुत अच्छे से ऑपरेट करने के लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए था, है ना। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, फुट सोल्जर। तो इन्होंने जो इन्फेंट्री की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाए, और जो कैवलरी, जो घुड़सवार थे, उनकी संख्या को थोड़ा घटाए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चला। दूसरा ये चीज़ है कि आप जो है वो सोल्जर्स को वेपन तो दे दोगे, सैलरी तो दे दोगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो डिसिप्लिन होती है। तो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेनिंग का सेशन होता था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता था, और सभी के लिए जो है ना वो समान होता था, इक्वल होता था। ऐसा नहीं कि जो अपर कास्ट के लिए अलग ट्रेनिंग होगा, लोअर कास्ट के लिए अलग ट्रेनिंग होगा, नहीं, सभी कम्युनिटी से आए हुए लोगों का समान रूप से ट्रेनिंग होता था। सभी एक साथ आकर बैठते थे, खाते थे, है ना, और जितनी भी प्रैक्टिसेस होती थी ना, सभी साथ में मिलकर करते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो थे इनका अपोज भी किया करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा जो कि आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस आर्मी में ना, तो इस ब्रिटिश आर्मी में कई सारे चीज़ें होती थी जो कि बहुत ही गलत थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्या होता था कि जो वेपन्स होते थे उसमें स्किन कोटिंग होती थी एनिमल्स की, जिसको बाइट करना पड़ता था बिफोर यू कैन यूज़ देम। और ये जो चीज़ थी वो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, है ना। भारतीय लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रिलीजन के खिलाफ जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब ब्रिटिशर्स ने उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ में खेलना चालू किया, तब भारतीयों से, स्पेशली जो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं, उनसे बिल्कुल भी सहा नहीं गया और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड एज सिपॉय म्यूटिनी और द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इन अपकमिंग चैप्टर्स। सो थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ बी विथ अस फ्रेंड्स। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कंक्लूजन के बारे में। सो कंक्लूजन में फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी कंपनी जो ब्रिटेन से आती है और भारत में एक ट्रेड करने के लिए एंट्री करती है, जो कि लगभग 150 सालों तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर फोकस करती है ना। उसके बाद में वो बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, और फाइनली जो है वो बैटल लड़ती है भारतीयों के खिलाफ़ में, और उस बैटल में कॉन्स्पिरेसी, मैल प्रैक्टिसेस, चीटिंग करते हुए जीतती भी है। और जीतने के बाद में वो बहुत 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 ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती है, अपने एरियाज़ को एक्सपैंड भी करती है, और फाइनली भारत के लोगों को और भारत के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। इसमें एक दिया हुआ है कि लेटर इन 19th सेंचुरी, आई थिंक इन अर्ली 19th सेंचुरी, दे हैव इन्वेंटेड स्टीम इंजन ऑल्सो। अब जब स्टीम इंजन आया ना, तो जो ब्रिटिशर्स को पहले भारत में आने के लिए 6 से 8 महीनों का समय लगता था, तो वो अब सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में ही पूरा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब और भी ज़्यादा संख्या में ब्रिटिशर्स आएंगे, उनकी फैमिलीज़ आएंगी। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अप टू 1857 about 63% of Indian areas and 78% of Indian population were under control of Britishers। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे और जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, और जो बचे हुए टेरिटरीज थे, बचे हुए लोग थे, उनमें भी ब्रिटिशर्स का इतना खौफ था, इतना प्रेशर था कि वहाँ भी उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। वहाँ के भी जो रूलर्स थे वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते थे, है ना, नहीं लिया करते थे। So you can somewhat say that in this period Britishers were controlling almost entire India, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है। और ब्रिटिशर्स ने, और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा
कि कोई भी दुनिया की ताकत अगर भारत के साथ में डायरेक्ट फाइट करती है ना, डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट करती, तो वो कभी नहीं जीत सकती थी। तो ब्रिटिशर्स ने तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक मेथड का यूज़ किया, कॉन्स्पिरेसी किए, चीटिंग किए, मैल प्रैक्टिसेस किए, तब जाके वो भारत को अपने अधीन कर पाए, वरना वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाते इंडिया में। So in that way this chapter is completed. Now I will show you very important questions. Please note it down. You can take this snapshot also so that you can see this questions later. So friends, आपको जो इन क्वेश्चंस का आंसर है ना, उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिखना चाहिए, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करना चाहिए. So please be original with your answers. So here are the questions. So friends, finally, if you like the video, then please hit the like button and share our videos. And if you want to see such interesting videos in future, please subscribe to our channel. We will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care of yourself. Thank you.